अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 वर्क, पावर एंड एनर्जी चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ वर्क एंड पावर के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। और फिर आज जो है वो हमारे पास इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम लोग ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है। एक डेरिवेशन टाइप है कि जिसके ज़रिए से हम लोग इस चीज़ को या फिर इसे प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इसे प्रूफ करने से पहले कुछ 3 हमारे पास जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो समझना पहले जो है वो ज़रूरी हैं। उनमें से पहली चीज़ कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, फिर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या बोलते हैं, और फिर सबसे आखिर में जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड को भी देखेंगे कि कंजर्वेटिव फील्ड होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करें कि कौन सी फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोल रहे होते हैं, तो अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव कहेंगे कब, या फिर किसी फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव कब बोलते हैं कि जब वर्क डन बाय इट इन मूविंग अ बॉडी अलॉन्ग क्लोज पैथ इक्वल्स टू 0, कि जब हम लोग वर्क डन करवाएं उस फोर्स से किसी बॉडी को मूव करने के लिए क्लोज पैथ के अंदर, और वो इक्वल आ जाए 0 के। एक ऐसी फोर्स कि जिस फोर्स से हम लोग वर्क डन करवाएं किसी बॉडी को मूव करने के लिए क्लोज पैथ के अंदर, और टोटल वर्क डन जो है जो हम लोगों ने वो करवाया है उस बॉडी को मूव करवाने के लिए, वो किसकी इक्वल आ जाए 0 के। तो ऐसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसी फोर्स क्या कहलाती है, इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्व का मतलब जो है वो, ये जो कंजर्वेटिव का लफ्ज़ है ये कंजर्व से निकला है, और कंजर्व का जो मतलब होता है वो हम लोग पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसका मतलब क्या होता है, महफूज रहना, ठीक है, या फिर कांस्टेंट रहना। कंजर्व का मतलब क्या होता है, महफूज रहना या फिर कांस्टेंट रहना। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है कि जब आप किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए उसके ऊपर जो है वो कुछ वर्क डन करो, ठीक है, किसी क्लोज पैथ के अंदर। फ़र्ज़ करो कि हमारे पास जो है वो 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और जो है वो आपके पास समझ लो कि चौथा, ठीक है। आप यहाँ से चलना स्टार्ट हुए या फिर आपने एक बॉडी को मूव करवाना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक पहला वर्क डन हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आया उसको, या आपके पास जो है वो दूसरा वर्क डन हो गया, वर्क डन 2 बोल दो इसको, और तीसरा वर्क डन जो है वो समझो आपने यहाँ से यहाँ तक करवाया, वर्क डन 3, और ये फाइनली जो है वो आपने एक क्लोज पैथ बनाया, एक लूप बनाया, ठीक है। क्लोज पैथ का क्या मतलब कि जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आके जो है वो ख़त्म कर दो, क्लोज पैथ इसको बोलेंगे। और ये आपके पास जो है वो वर्क डन 4 है, तो वो पहले आप यूँ गए, फिर यूँ गए, फिर यूँ गए, और उस बॉडी को जो फिर आपने यूँ मूव करवाया, तो एक क्लोज पैथ बन गया, ठीक है। अब इस क्लोज पैथ के अंदर आपने जितने भी वर्क डन करवाएं इस बॉडी को मूव करवाने के लिए, जब आप इसका टोटल लो, ठीक है, टोटल वर्क डन लो, W1 प्लस W2 प्लस W3, और आखिर में जो है वो आपके पास प्लस वर्क डन 4, और इन आपके पास तमाम के तमाम का आंसर जब आप इन्हें सम करो, ऐड करो, कितना आ जाए, टोटल वर्क डन किसके इक्वल आ जाए 0 के। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फोर्स थी जो हम लोगों ने इसके ऊपर लगाई है, फिर जो इसके ऊपर लग रही थी इस बॉडी के ऊपर, जिसने इसे इस क्लोज पैथ के अंदर मूव करवाया, वो कौन सी फोर्स होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। वाली कौन सी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड, सबको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होती है। अभी हम लोग पिछला चैप्टर भी जो है पढ़ के आ चुके हैं, जिसका नाम ही ग्रेविटेशन था, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के अंदर वहाँ पे जो है वो डिस्कस किया था। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, मैट्रिक के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो, या फिर आपके पास जो है वो किसी चार्ज के अराउंड फील्ड होती है, उसको भी आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम लोग देखें, अच्छा उससे पहले 1-2 एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हुई थी जो हम लोगों ने मिटा दी, कि कंजर्वेटिव जो आपके पास फोर्सेस होती हैं उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ऐसी कौन सी फोर्सेस होती हैं कि जिनको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस बोल रहे होते हैं। उनमें से पहली जो एग्जांपल थी वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ठीक है, और आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
ये दोनों की दोनों जो है वो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल के अंदर आती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर इसको जो है वो छोटी सी एग्जांपल से या फिर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें इसको, ग्रेविटेशनल जो आपके पास फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आपको याद होगा कि हमने मैट्रिक क्लास के अंदर एक जो है वो लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर एक एग्जांपल हम लोगों ने ये ली थी कि अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन करें किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड है जो नीचे की तरफ लग रही है, और हम लोग जो है वो वर्क डन करके एक बॉडी को अगेंस्ट द फील्ड ले जाएं, तो ये जो वर्क डन होता है ये स्टोर हो जाता है उस बॉडी के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये हम लोग आगे जो है वो एनर्जी को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आगे पढ़ेंगे भी। अभी सिर्फ समझने के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव हम लोग बोल रहे हैं, तो अगेंस्ट द फील्ड जब हम लोग काम करते हैं उस बॉडी के ऊपर वर्क डन करते हैं, तो वो जो हमारा वर्क डन होता है वो अब किसी हाइट के ऊपर, जब हम उस बॉडी को हाइट के ऊपर लेके जाते हैं, डिस्टेंस मूव करवाते हैं अगेंस्ट द फील्ड, और जिस पॉइंट के ऊपर जाके रुकते हैं, अब जो हमारे पास वो वर्क डन होता है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। और फिर जब हम लोग उसे छोड़ते हैं वहाँ से तो वो नीचे की तरफ आता है, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, फिर जो हमारा वर्क डन है वो हमें नज़र आता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे वो नीचे आ रहा होता है। जब वो नीचे आता है, मतलब अगर इस टोटल वर्क डन को आप कैलकुलेट करो, ये आपके पास क्लोज पैथ होगी, यहाँ से स्टार्ट हुए, ऊपर लेके गए और वो दोबारा नीचे की तरफ आया या फिर यहाँ पे आया, इस टोटल वर्क डन को जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो के इक्वल आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जिसके अंदर हमारा जो वर्क डन होता है वो कंजर्व रहता है। तो जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और इसी को हम लोग आगे जो प्रूव भी करेंगे प्रॉपर एक डेरिवेशन के थ्रू। ये आपके पास जो एग्जांपल आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोगों ने एक एग्जांपल के ज़रिए से भी जो समझ लिया कि एक आपके पास जो बॉडी थी उसको आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो है वो लेके गए, ठीक है, वर्क डन किया, वर्क डन 1, और फिर वहाँ से जो है वो दोबारा वापसी नीचे आएगी, ठीक है, एक क्लोज पैथ बनेगा, और इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे तो ये जीरो के इक्वल आ रहा होगा। आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो किसके इक्वल आ रहा होगा, जीरो के इक्वल आ रहा होगा। वर्क डन 1 और वर्क डन 2 को ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल है, या फिर वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, वो जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ी कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, अब अगर हम लोग फील्ड की बात करें कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कहलाती है, तो ये एक स्पेस होता है या फिर रीजन होता है अराउंड द अर्थ। फर्ज करो कि आपके पास अर्थ है, तो इसके अराउंड वो तमाम का तमाम रीजन, वो तमाम की तमाम स्पेस कि जिसके अंदर दूसरी जो आपके पास बॉडीज़ हैं या दूसरे जो मासेस हैं वो अट्रैक्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब इसकी फील्ड कहाँ तक है, बाउंड्री समझ लें कि इसकी जो है वो बाउंड्री कहाँ तक है, कि जिसके अंदर अगर आप कोई एक दूसरी बॉडी लेके आओ तो ये जो अर्थ है ये उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हमारे पास फर्ज करो कि एक मैग्नेट होता है, ठीक है, और मैग्नेट के भी अराउंड हमें पता है कि कोई ना कोई इसकी फील्ड होती है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे होते हैं। इसके अराउंड अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट लेके आओगे या दूसरी कोई चीज़ लेके आओगे जिससे ये अट्रैक्ट होती हुई या फिर जिसके ऊपर ये फोर्स लगा सकता हो, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो जो बाउंड्री होती है, फिर वो जो स्पेस होता है, फिर वो जो रीजन होता है उस मैग्नेट के अराउंड, उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह अर्थ के अराउंड अगर कोई हमारे पास जो है वो ऐसा स्पेस कि जिसके अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाएं अर्थ से, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर हम लोग बात करें या फिर चार्जेस की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अगर हम लोग देखें या फिर किसी भी चार्ज को देखें, तो इसके अराउंड भी कुछ जो है वो आपके पास फील्ड होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे होते हैं, कि जिसके अराउंड अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सिंपली ये हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड थी। अब अगर हम लोग देखें कि कंजर्वेटिव फील्ड किसको बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेटिव फील्ड किसको बोलते हैं हम लोग, तो कंजर्वेटिव फील्ड की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, कंजर्वेटिव फील्ड दोबारा लिख लेते हैं इसको, कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है कि दैट फील्ड in which total work done in moving an object in closed path equal to 0, कि वो वाली फील्ड
कि जिसके अंदर टोटल वर्क डन किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए क्लोज पैथ के अंदर 0 के इक्वल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। वही जो आपके पास हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई थी वही यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो लिख दी, क्योंकि ये वाली जितनी भी फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या फिर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स हो, ये तमाम की तमाम जो है वो फील्ड रखती हैं। मतलब ऐसी बॉडीज़ के जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करती हैं, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स को एग्जर्ट करते हैं, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो अपने अंदर रखते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जर्ट करते हैं, जिन्हें हम लोग चार्जेस वगैरह बोलते हैं, ये अपने अराउंड फील्ड भी जनरेट करती हैं। ये जो है वो ऐसी हमारे पास फोर्सेस होती हैं, फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जो फोर्सेस को लगाते हैं दूर तक। मतलब कुछ तो फोर्सेस ऐसी होती हैं ना कि जब तक वो कांटेक्ट में ना आए, जैसे हमारी फोर्स है, हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो हम बगैर कांटेक्ट किए हुए उस बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते। लेकिन ये वाले ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जो बिना टच किए हुए भी फोर्सेस को जो है वो एक्सर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो है प्रॉपर्टी या फिर ये वाली जो हमारे पास चीज़ है इसके अंदर मौजूद होती है, तो इसकी एक फील्ड होती है। इसके अराउंड कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो जितने भी चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, फिर जितने भी हमारे पास दूसरे चार्जेस वगैरह होते हैं, ये भी फील्ड वाली जो है वो इनके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि ये बिना कांटेक्ट किए हुए, बिना टच किए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरे चार्जेस के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, यानी कि इनकी फील्ड होती है। इसी तरह हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक भी एक फील्ड होती है, जो मतलब मैग्नेटिक फोर्स होती है वो भी फील्ड के ऊपर लग रही होती है। तो यहाँ पे तभी सबसे पहले हम लोगों ने जो है फोर्स देखी कि जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, या फिर कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग किस फोर्स को बोल रहे होते हैं। और अब चूंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने वहाँ पे एग्जांपल के अंदर देखा था, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी एक फील्ड भी होती है। तो जो हमारे पास वही डेफिनेशन जो हम लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर पढ़ी थी वही यहाँ पे भी आई हुई है कि ऐसी जो है वो फील्ड कि जिसके अंदर टोटल वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को क्लोज पैथ के अंदर मूव करने के लिए 0 के इक्वल आए, उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब जैसे आपके पास जो है वो अर्थ है और यहाँ तक जो है वो इसकी फील्ड है, तो इस फील्ड के अंदर, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आप अगर किसी क्लोज पैथ के अंदर आप जो है वर्क डन करो किसी क्लोज पैथ के अंदर, और वो जो वर्क डन है टोटल वो 0 के इक्वल चला जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो आपके पास फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। और यही चीज़ हम लोगों ने जो है वो आगे डेरिवेशन के अंदर प्रूफ करनी है। एक ये वाली, ठीक है, कि टोटल वर्क डन जो है वो किसी क्लोज पैथ के अंदर 0 के ऊपर जा रहा है। एक क्या कि टोटल वर्क डन किसी क्लोज पैथ के अंदर 0 के ऊपर जा रहा है। एक इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और फिर साथ साथ हमारे पास वो फील्ड, ये दूसरी डेफिनेशन या फिर दूसरी तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंजर्वेटिव फील्ड को, कि ऐसी फील्ड कि जिसके अंदर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैथ, वर्क डन इंडिपेंडेंट है पैथ के। और इसको अगर हम लोग जो है वो डिफ़ाइन करें तो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे हम लोग आगे डिफ़ाइन करेंगे या फिर प्रूफ करेंगे, वही हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि ए, बी और सी है आपके पास, ठीक है। पहले आपने क्या किया, वर्क डन 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए टू बी जो है वो आपने पहला वर्क डन किया, ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए, सही है। फिर ये आपके पास क्या हो गया, वर्क डन 2, फिर क्या हुआ, बी से सी तक गए, और आपने जो है वो पैथ चेंज की और डायरेक्ट ए से सी तक चले गए, ए से सी तक जो वो चले गए, इसको वर्क डन 3 बोल दो। मतलब यहाँ से यूँ गए और यहाँ से यूँ गए, या फिर डायरेक्ट ए से सी तक आ गए। तो इस पॉइंट के ऊपर जब आप लोग पहुँचोगे, चाहे ये वाला रास्ता लेके आओ चाहे ये वाला रास्ता लेके आओ, दोनों के अंदर जब आप लोग यहाँ पे पहुँचोगे तो वर्क डन की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। इसका क्या मतलब है कि ऐसी फील्ड कि जिसके अंदर वर्क डन इंडिपेंडेंट है पैथ के, उसे हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। तो मतलब अगर ये प्रूव हो गया कि ए से लेकर सी तक जो आप लोगों ने वर्क डन किया है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो आपने वर्क डन किया है, वर्क डन 3 यानी कि इज़ इक्वल टू वर्क डन 3 और इज़ इक्वल्स टू ए से लेकर बी तक का वर्क डन प्लस बी से लेकर सी तक का वर्क डन।
बी से लेकर सी तक का वर्क डन, यानी कि W1 प्लस का W2। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट है पैथ के। मतलब आप अगर यूँ आओ या फिर डायरेक्ट आओ, आपको वर्क डन की जो वैल्यू करनी पड़ेगी या फिर वर्क डन जितना करना पड़ेगा वो सेम करना पड़ेगा। और ये चीज़ जो है वो आगे हम लोग डेरिवेशन के अंदर या प्रूफ के अंदर जो है वो आगे इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। और फिर हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। दो चीज़ें प्रूफ करनी है, एक ये कि टोटल वर्क डन किसी क्लोज पैथ के अंदर जब आप लोग करोगे तो वो 0 के इक्वल जाएगा, और एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने ये वाली प्रूफ करनी है कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होता है पैथ के, कि आप जो है वो इस तरह से आओ इस पॉइंट के ऊपर या फिर डायरेक्ट आओ, वर्क डन आपको सेम करना पड़ेगा। तो इसकी जो है वो हम लोग डेरिवेशन ये प्रूफ के ऊपर जाते हैं, और उस प्रूफ के लिए सबसे पहले तो हमें जो है वो ये डायग्राम कंसीडर करनी पड़ेगी, सपोज करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सपोज, या फिर सबसे पहले लिखते हैं कि प्रूफ। और प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं अ क्लोज पैथ, जिसको हम लोगों ने ए बी सी और ए बी सी ए दोबारा मतलब ए तक गए। तो इस पैथ को जो हम लोगों ने कंसीडर किया है, सपोज किया है इस वाले पैथ को। और अब फिर जो है वो आगे हम लोग ये प्रूफ करेंगे सबसे पहले कि टोटल वर्क डन जो है वो किसी बॉडी को इस तरह से मूव करने में किसके इक्वल होता है, 0 के, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें कि सबसे पहले हमने क्या किया, ए से लेकर बी तक वर्क डन किया, ए से लेकर पॉइंट बी तक वर्क डन किया। अच्छा, इस अगर डायग्राम को, इस फिगर को थोड़ा सा समझें तो ए से लेकर बी तक जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, S1। बी से लेकर सी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, S2। और सी से लेकर ए तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, S3। और जो हमारे पास मोशन होगी वो किस तरह से होगी, पहले बॉडी ए से बी तक जाएगी, बी से सी तक जाएगी और फिर सी से ए तक जाएगी, तो एक क्लोज पैथ बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने इसको छोड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से हम लोग बॉडी को जो है वो अलाउ करेंगे कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू जो है वो मूव करे। और ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू मूव करने का मतलब क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी, तो वो वाली फोर्स जो हम लोगों ने कहाँ पे बनाई हुई है, ये बनाई हुई है। और वो फोर्स हमें पता है कि वेट की फोर्स होती है बॉडी की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, mg के इक्वल है। और वो ऐसे बिल्कुल सीधा डाउनवर्ड लग रही होगी, क्योंकि हमने जो है वो जब फर्ज करो कि ये जो है सरफेस ऑफ अर्थ है, जो हमारी बेस है इस ट्राइंगल की, वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी जब बॉडी ए के ऊपर होगी वो कुछ इस तरह से लगेगी, इस डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ। ठीक है, और बाकी जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट का, इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का, वो अल्फ़ा बन रहा है। और जो हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है ये बीटा बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 बनेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें बॉडी के ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, पॉइंट ए के ऊपर अगर बॉडी पड़ी भी हो, बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है इस तरह से, जो कि W की फोर्स है, या फिर इसको आप F से भी डिनोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने F से डिनोट किया हुआ है। तो ये जो है वो आपके पास mg है, और बॉडी जा कैसे रही है या उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, वो कुछ इस तरह से हो रही है, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है अगर यहाँ पे हम लोग बनाए। और इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो आपके पास क्या है, अल्फ़ा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने वर्क डन देखना हो कि ए से लेकर बी तक जब बॉडी जाएगी तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन 1 जो है वो आप लोग बोलो कि वर्क डन 1 जो है वो इक्वल आ रहा है, हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और साथ में जो है वो अगर एंगल दिया हुआ हो तो साथ में कॉस थीटा या फिर कॉस जो है वही वाला एंगल भी आता है। तो F और साथ में आपके पास S1 और कॉस थीटा कौन सा, ये वाला जो कि आपके पास कौन सा है, अल्फ़ा है, जो इन दोनों के दरमियान बन रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग बताओगे कि जो फोर्स है वो mg के इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों ने बताया हुआ है कि ये जो फोर्स है mg के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल चला जाएगा, W1 इज इक्वल्स टू mg और साथ में S1 कॉस और अल्फ़ा। ठीक है,
और अब एक और चीज़ कि हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ए से लेकर डी तक का, बिल्कुल एक जो है वो परपेंडिकुलर या फिर एक जो है वो हमने इसको दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया इस ट्राइंगल को। और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस एच है या फिर सिंपली हाइट है। बेस से ए तक अगर देखो तो हमारे पास ये हाइट है जिसको हमने एच से डिनोट किया हुआ है। और अब अगर हम लोग ट्राइंगल को कंसिडर करें ए बी डी वाले, इन ट्राइंगल ए बी और साथ में डी, ये वाला और ये वाला, ये आधा जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे अगर हम लोग बनाएं, ठीक है, ये वाला अगर ट्राइंगल कंसिडर करें हम लोग ए बी और डी, तो ये आपके पास क्या है 90 डिग्री। इसके सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस। अगर ये वाला एंगल आपको गिवन है जो कि अल्फा है तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा बेस। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस वाला आपके पास क्या है S1, बेस जो है वो आपके पास क्या है H, जो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस वाली लाइन को हमने H बोला हुआ, तो ये आपके पास क्या है H। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने पढ़े थे उसके अंदर H का क्या, cos थीटा का हमने क्या पढ़ा था कि cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा जो होता है वो आपके पास बराबर होता है एफ करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ठीक है, ये हम लोगों ने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे बेस क्या है इस वाले ट्राइंगल के अंदर H और हाइपोटेन्यूस क्या है S1, तो यहाँ पे हम लोग ये वाली चीज़ें पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। और ये S1 जब यहाँ पे आके डिवाइड होगा और ये जो थीटा है आपके पास चेंज हो जाएगा अल्फ़ा में, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो अल्फ़ा है। S1 अगर वहाँ पे चला जाए इज इक्वल टू के, तो S1 cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू H, ये आपके पास क्या बन गई इक्वेशन, इसको बोल दो ये जो है आपके पास एक इक्वेशन बन गई। S1 यहाँ पे आके जो है मल्टीप्लाई हुआ और हमने S1 cos अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, वो किसके बराबर आ रही है H के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोग S1 cos अल्फ़ा को रिप्लेस करके सिर्फ H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और वही जो है वो हम लोग यहाँ पे लिखने लगे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन थी आपके पास, या फिर फाइनली जो W1 की वर्क डन 1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी mg, और साथ में इसकी जगह पे क्या आ जाएगा h। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई वर्क डन 1 की, जो कि हमने किया a से लेकर b तक जाने में। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि b से लेकर c तक अगर बॉडी मूव करे, ठीक है, तो b से लेकर c तक अगर बॉडी मूव करे तो ये सेकेंड वर्क डन होगा, और हमारे पास इसका वर्क डन जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा W2 कैसे कैलकुलेट होगा। अगर यहाँ पे दोबारा से इसको बनाएं, ये आपके पास जो है वो पॉइंट B है और ये आपके पास पॉइंट C है। बॉडी जो है वो जा रही है इस डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन भी आपको दी हुई है जिसे हम लोगों ने S2 से जो है वो डिनोट किया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रही है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, जो कि वेट की फोर्स है, जिसको हम लोग mg बोलते हैं, या फिर इसको आप लोगों ने FB बोला हुआ है यहाँ पे, तो F बोलो या W बोलो एक ही बात है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो ये जो आपके पास फोर्स है या फिर W की जो वैल्यू है या फिर जो वेट की फोर्स है और जो आपके पास S2 है, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। या वहाँ देखो तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फोर्स इंटू S2, ठीक है, और साथ में cos और 90 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। और सबको पता है कि cos 90 किसके इक्वल होता है, cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के। इसका मतलब क्या हुआ कि W2 पूरा ही 0 के इक्वल चला जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास मिनिमम वर्क होगा। और अगर आपको याद हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री का हो, ये हम लोगों ने स्पेशल केसेस पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि अगर 90 डिग्री का हो तो आपके पास मिनिमम वर्क या फिर बिल्कुल जीरो वर्क होता है, उसे हम लोग नेगेटिव बिल्कुल जीरो वर्क बोल रहे होते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है जीरो वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास वर्क डन 2 हो गया। और फिर जो है वो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन 3 की अगर हम लोग बात करें, जो कि सी से लेकर ए तक होगा, सी से लेकर ए तक होगा, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए वर्क डन 3 इज इक्वल्स टू जो आपके पास फोर्स है। अच्छा, इसको भी जो है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि फोर्सेस किस तरह से लग रही है और हमें जो है वो कौन कौन सा एंगल जो है वो देखना है। तो फोर्स बॉडी के ऊपर जो है वो लग रही होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, इसे आप लोग F बोल दो mg। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो बॉडी है वो कुछ इस तरह से जा रही है, तो इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है। इसे बोल दो कि यस आपके पास क्या है
3 है, और जो एंगल आपको गिवन है वो ये वाला एंगल गिवन है, जो कि एंगल बीटा है। मतलब क्या किया कि ये वाला वेक्टर उठाया यहाँ पे बना दिया, ये वाला वेक्टर जो है यहाँ पे बना दिया, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल जो हमें चाहिए एंगल वो वाला गिवन नहीं है, बल्कि हमें दूसरे वाला एंगल दिया हुआ है। हमें जो एंगल चाहिए वो कौन सा है, अगर यहाँ पे जो है वो हम लोग इस चीज़ को ऊपर बढ़ा दें, इसकी भी जो हमारे पास वेक्टर की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दें तो हमें जो एंगल चाहिए वो कौन सा चाहिए होता है, वो ये वाला एंगल चाहिए होता है, ये वाला एंगल चाहिए होता है फोर्स के दरमियान। क्योंकि जब हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एंगल देखा था वो कौन सा था, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के दरमियान वाला एंगल चाहिए होता है ना, फोर्स और इसके दरमियान। जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, जबकि डायरेक्शन जो है वो उसकी उस तरफ है। तो हमें जो एंगल चाहिए वो ये वाला चाहिए। ये आपके पास फोर्स है और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है, या फिर सिंपली आप बोलो कि ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ये बोलो ये बोलो, एक ही बात है। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था मैट्रिक क्लास के अंदर, और वो कौन सा था कि ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा आपस में, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा आपस में। थ्योरम था आपके पास, थ्योरम नंबर 1 या थ्योरम नंबर 2। तो ये वाला एंगल बोलो ये वाला एंगल बोलो, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों जो है वो आपस में वर्टिकली एक दूसरे को जो है वो क्रॉस कर रही हैं लाइन्स। तो हम लोग जो है वो ये वाला बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है वो हम लोगों को चाहिए, जो हम लोग जिससे हम लोग जो है वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम लोग देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। अगर ये बीटा है तो ये वाला भी बीटा होगा। सेम उस जो है वो आपके पास थ्योरम की तरह कि दो वर्टिकली अगर आपके पास लाइन्स जो है वो आपस में इस तरह से आप इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो आपस में बराबर होते हैं। हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो हम इसको जो है ये वाला एंगल भी बोल सकते हैं, और जो बीटा हमें दिया हुआ वो ये, इसका मतलब ये वाला कौन सा होगा, ये भी बीटा होगा। अच्छा, अब अगर ये वाला एंगल आपको चाहिए तो हमें एक चीज़ हम लोगों ने जो है वो पढ़ी थी मैथ्स के अंदर ही, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी मैथ्स के अंदर ही कि एक लाइन का जो एंगल होता है, ठीक है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो एंगल होता है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना होता है 180 डिग्री का। तो अगर आपसे सवाल किया जाए, फ़र्ज़ करो कि ये जो एंगल है ये आपके पास फ़र्ज़ करो कि 60 डिग्री का है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ जो एंगल है ये आपके पास 60 डिग्री का है, और टोटल जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का है। तो बताओ कि ये वाला जो एंगल बचा हुआ है, ये वाला जो एंगल बचा हुआ है ये कितना होगा। तो सिंपली आप बोलोगे 120 डिग्री, ये बोलोगे ना 120 डिग्री, और वो कैसे आया होगा, 180 को माइनस करवा दिया होगा आपने 60 से। टोटल 180 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो पीछे कितना बचा 180, पीछे जो है 120 बचेगा। तो कैसे आएगा 180 को 60 से माइनस करवा के। तो यहाँ पे भी यही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाली जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। इसको अगर दोबारा से हम लोग जो है वो ड्रॉ करें तो ये आपके पास जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। टोटल जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री का, और हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता है जो कि बीटा है। तो पीछे जो बचेगा वो कितना होगा 180 माइनस का बीटा, 180 माइनस का बीटा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो आपके पास कितना है 180 माइनस का बीटा। और अगर आपको जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि F इंटू जो है वो आपके पास S3 और साथ में कॉस थीटा होता है, ठीक है। और थीटा यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ 180 माइनस का बीटा, तो F की जगह पे यहाँ पे डाल देंगे हम लोग mg, साथ में S3 और यहाँ पे cos 180 माइनस का बीटा। और यहाँ पे जो है फिर एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो रहा होगा। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको जो हम लोग हटा देते काफ़ी आसान से जो था वो ये कॉन्सेप्ट था। अब एक मैथमेटिक्स का ही फार्मूला है, ये आप लोगों ने रटना है, या फिर अगर जो है वो इसको देखना नेट पे तो आप देख लेना। जो मैथमेटिक्स वाले होंगे शायद उन लोगों ने जो है ये पढ़ा हुआ भी हो कि cos 180 माइनस का जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस का cos थीटा। cos 180 माइनस का थीटा जो है बराबर होता है माइनस का cos थीटा। मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ एक माइनस लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास जो वैल्यू वो क्या है cos 180 माइनस का बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का cos बीटा। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो यही बनेगी, तो हम लोग वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो W3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, mg(S3) और माइनस का cos बीटा। फिर ये माइनस का साइन अगर हम लोग शुरू में ले आए तो माइनस का mg(S3) और साथ में cos जो है वो आपके पास बीटा आएगा। ये वर्क डन 3 की जो है वो आपके पास वैल्यू है, और इसको जो है वो हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगर जो है वो आप लोग कंसिडर करो दोबारा से जो है वो ये वाला ट्राइंगल AD और C, इन ट्राइंगल AD एंड C, तो हमारे पास जो है वो अगर इसको हम लोग यहाँ पे बना लें, ठीक है, यहाँ पे जो इसको ड्रॉ कर लो ताकि अपनी आसानी हो जाए। आपके पास D है, ये आपके पास A, और ये आपके पास क्या है, C है। ठीक है, जो एंगल दिया हुआ वो आपको ये वाला दिया हुआ है बीटा, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी। ये 90 डिग्री है तो इसके जो बिल्कुल सामने होगी आपके पास हाइपोटेन्यूस होगी, और जो बाकी बच जाएगी वो आपके पास बेस होगी ये वाली। ठीक है, और ये वाली जो बेस है इसको हम लोग H बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने H दिया हुआ है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो आपके पास क्या है, S3 है। तो दोबारा से अगर यहाँ पे cos बीटा लगाओ तो cos बीटा किसके बराबर आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, cos बीटा जो है वो इक्वल आएगा, बेस की वैल्यू H है और अपॉन में हाइपोटेन्यूस की जो है वो S3 है। तो सिंपली S3 जब वहाँ पे जाएगा तो S3 cos बीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, H के। S3 cos बीटा आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, H के। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस करके सिर्फ H लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी ये अब किसके इक्वल आएगी, W3 इज इक्वल्स टू माइनस का mg, और इस पूरे को हटा के हम लोग लिख रहे हैं H। तो ये आपके पास आ गया, और हमारे पास टोटल जो ये पैथ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो है वो चलते हैं टोटल वर्क डन के ऊपर और देखते हैं कि क्या ये जो टोटल वर्क डन है ये 0 के इक्वल आया है। अगर 0 के इक्वल आया है तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और अगर 0 के इक्वल ना आई तो क्या होगा कि ये हमारी जो बात थी वो गलत हो जाएगी, मतलब ये प्रूव नहीं होगा कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। अच्छा, जो वर्क डन हैं उनको हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। यहाँ से जो हम लोग इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं टोटल वर्क डन को। अब यहाँ पे लिखते हैं कि नाउ टोटल वर्क डन जो है वो कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वर्क डन इक्वल आएगा W1 प्लस का W2 प्लस का W3। तो टोटल वर्क डन जो है वो इक्वल आएगा आपके पास mgh, ठीक है, प्लस दूसरा जो आया था 0 आया था, और प्लस आखिरी वाला जो है वो आपके पास माइनस का mgh की इक्वल आया, तो माइनस का mgh और 0 को तो जो है वो आप लोग हटा दो। ये प्लस और ये माइनस आपस में जो है वो जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और साथ में mgh टोटल वर्क डन। इससे ये कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद जो 0 बच जाएगा, तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हैंस प्रूव्ड दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन के अंदर देखा था कि अगर टोटल वर्क डन इन अ क्लोज्ड पैथ जो वो आपके पास वर्क डन 0 के इक्वल आ रहा है टोटल वर्क डन, तो हमारे पास जो वो फील्ड होती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, कंजर्वेटिव, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। और जो ये वाली फोर्स है हमारे पास, वेट की फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि टोटल वर्क डन जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अब दूसरी जो चीज़ थी वो भी हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं कि जो हमारे पास पैथ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो आपके पास पैथ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन जो होता है वो आपके पास पैथ के इंडिपेंडेंट होता है। आप एक तरफ से जाओ या फिर एक पैथ को जो है वो कंसीडर करके जाओ या दूसरे पैथ को कंसीडर करके जाओ, जो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। और उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन जो है वो आपके पास पैथ के इंडिपेंडेंट है। और वो कैसे, कि ये आपके पास जो है वो वही हमारे पास एक क्लोज पैथ है,
ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास जो है वो वही एच है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो एफ है जो कि एम जी के इक्वल है, और ये ग्रेविटेशनल जो है वो आपके पास फोर्स है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके पास S1 का डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक, और बी से लेकर सी तक जो है वो आपके पास S2 का डिस्टेंस है। और जो जिस पॉइंट के ऊपर या फिर जो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो पॉइंट सी है, हमें इसके ऊपर जाना है। तो हमने अपने पैथ को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। पहले हम लोग जा रहे हैं ए से लेकर बी तक और फिर बी से लेकर सी तक। फर्स्ट हम लोग जा रहे हैं ए से लेकर बी तक, फिर बी से लेकर सी तक, ठीक है। और फिर दूसरा जो हम लोग पैथ देख रहे हैं वो डायरेक्ट ए से लेकर सी तक जा रहे हैं, डायरेक्ट ए से लेकर सी तक जा रहे हैं, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। इसको बोल दो कि S3 है, ठीक है। ये वही आपके पास ये अल्फ़ा है, और ये वाला जो एंगल है आपके पास क्या है, एंगल बीटा। और यहाँ पे बता दो कि हम लोग जो है वो ए से लेकर सी तक जा रहे हैं, डायरेक्ट ए से लेकर सी तक जा रहे हैं। तो वर्क डन हमें पता है, ए से लेकर बी तक का तो पता है। ए से लेकर बी तक का हम लोगों ने देखा था, वर्क डन 1 था, और ये इक्वल आया था mgh के, ठीक है। ये किसके इक्वल आया था, mgh के। वर्क डन 2 भी पता है कि बी से लेकर सी तक अगर आप लोग वर्क डन करवाओ तो वो 0 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके पास एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, फोर्स का और आपस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसका। तो ये दो वर्क डन तो हमें पता थे। अब ए से लेकर सी तक का वर्क डन कितना निकलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का mgh नहीं आएगा, ठीक है, माइनस का mgh नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो इसकी पोजीशन है या फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी है। पहले बॉडी यूँ डिस्प्लेस कर रही थी सी से लेकर ए तक, अब जो वो ए से लेकर सी तक मूव कर रही है, मतलब यूँ इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट कर दी है। तो अब इसका जो है वो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर जो है वो आखिर में कंपेयर करवा लेंगे कि टोटल वर्क डन जो है वो कितना आ रहा है पॉइंट सी पे पहुँचने का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये वाली बात भी प्रूव हो जाएगी कि वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पैथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए सी के अंदर जो हमारे पास वर्क डन 3 की वैल्यू वो कैसे निकलेगी? वैसे निकलेगी कि फोर्स और साथ में जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो कि S3 है, और यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करें तो ये आपके पास जो है वो फोर्स है mg, या फिर w से भी इसको डिनोट कर सकते हो आप लोग। और जो इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कुछ इस तरह से हो रही है जिसको हम लोग S3 बोल रहे हैं, और इनके दरमियान जो एंगल आ रहा है वो आपके पास बीटा आ रहा है। और यही वाला एंगल जो हमें चाहिए होता है, ये वाला जो एंगल है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो ये वाला एंगल आपके पास जो बीटा दिया हुआ है इन्होंने, तो डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे कॉस बीटा। इसके अंदर 180 वाला करने की ज़रूरत नहीं है। 180 वाला हम लोगों ने क्यों किया था? क्योंकि ये जो था वो आपके पास वेट या फिर फोर्स था, और जो हमारे पास डायरेक्शन थी डिस्प्लेसमेंट की वो कुछ इस तरह से थी, इस तरफ थी, ठीक। और हमें एंगल चाहिए होता है ये वाला, इन दोनों के दरमियान कुछ इस तरह से। तो तभी हम लोगों ने जो फिर वो 180 वाली कहानी उसके अंदर की थी कि ये वाली जो चीज़ है ये हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जो बीटा है, और वो पूरा जो भी हम लोगों ने वहाँ पे किया था, ठीक है। इसके अंदर जो वो हमें दिया हुआ है, हमें गिवन है, आपस के जो एंगल है वो गिवन है, तो कॉस बीटा सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अब एफ जो है वो mg के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जो है वो mg डालने हैं, और S3 जो है वो कॉस बीटा एज इट इज़। दोबारा हम लोग जो है वो कंसीडर करेंगे ये वाला ट्राइंगल ए, और इसको बोल दो कि ये डी है। तो यहाँ पे कंसीडर करो कि नाउ इन ट्राइंगल ए डी और साथ में सी, इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो इसको यहाँ पे बना लो। ये आपके पास पॉइंट डी है, ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, और जो हमारे पास ये वाली चीज़ है ये बेस है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एच है। तो दोबारा यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस जो है वो आपके पास एच है, और नीचे आपके पास क्या आएगा, S3 आएगा। S3 अगर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो तो S3 इंटू कॉस बीटा इक्वल्स टू एच। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S3 कॉस बीटा की जगह पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, एच। तो जो वर्क डन की वैल्यू होगी या फिर वर्क डन 3 की वैल्यू होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो आपके पास किसकी इक्वल आएगी, mg। उसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे एच डालेंगे तो एच, ठीक है। आपके पास वर्क डन 3 भी आ गया। अब अगर हम लोग कंपेयर करें कि हमें जो था वो पॉइंट सी के ऊपर जाना था, तो हमने दो चीज़ें देखी हैं, फिर दो तरीके के जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखे, वर्क डन किए। पॉइंट सी के ऊपर जाने के लिए हमने दो पैथ कंसीडर किए, एक ये वाली और एक ये वाली। यानी कि पहले जो है वो हम लोग गए ए से लेकर बी तक, फिर बी से लेकर सी तक। एक जो पैथ थी वो हमारे पास ये थी, और जो एक पैथ थी सी तक पहुँचने की वो कौन सी थी, ए से लेकर डायरेक्ट सी तक। एक जो पैथ थी वो कौन सी, ए से लेकर सी तक। तो ये हमारे पास दो पैथ्स हो गए।
अब यहाँ पे जो हम लोगों को वर्क डन लगे वो कौन कौन से लगे, पहले वर्क डन 1 और प्लेस, फिर जो है वो आपके पास क्या वर्क डन 2, ए से लेकर बी एक वर्क डन आया, फिर बी से लेकर सी दूसरा वर्क डन आया। और यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ एक ही वर्क डन लगा जिसे हम लोग वर्क डन 3 बोल रहे हैं। अब वैल्यूज पुट कर दो, या आपके पास आएगा mgh प्लस 0 इज इक्वल्स टू mgh, और 0 इसके अंदर ऐड होगा तो वही आपके पास mgh आएगा और इक्वल्स टू mgh। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पैथ कोई से भी चूज़ करो किसी डेस्टिनेशन के ऊपर जाने के लिए, कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आपको जो वर्क डन करना पड़ता है वो सेम करना पड़ता है, फिर वर्क डन की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है, सेम होती है। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि वर्क डन की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ पैथ। आप पैथ कोई से भी ट्राई करो, वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो उससे इंडिपेंडेंट होगी, उसकी वैल्यू उतनी आएगी। और ये जो चीज़ थी हमारे पास प्रूव हो गई कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।